हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टीडीएल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जीएसटी की टीडीएल है क्लॉज 44, जो ऑडिट सेक्शन में काम आती है। सीए जब ऑडिट करते हैं तो उस समय क्लॉज 44 की ये रिपोर्ट चाहिए होती है। ये वाली रिपोर्ट क्लॉज 44 फॉर्म ऑफ फॉर्म 3CD। ये 3CD का एक पार्ट है जिसके अंदर क्लॉज 44 के तहत ये इस फॉर्मेट में एक रिपोर्ट चाहिए होती है। इस रिपोर्ट का पर्पस होता है सारे एक्सपेंसेज जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है या इनवर्ट सप्लाई है, उसकी पूरी डिटेल्स कि टैक्सेबल कितनी थी, एग्जेम्प्टेड कितनी थी, रजिस्टर्ड डीलर से कितना लिया है, कॉम्पोजिशन से कितना लिया है, अनरजिस्टर्ड से कितना है। ये पूरा पूरा ब्राइफिकेशन इस एंट्री के यहाँ डिटेल्स में आता है। तो ये टीडीएल हम अब इसमें पूरा विथ एग्जांपल कैसे इसकी एंट्री करते हैं पूरा डिटेल के साथ में हम समझेंगे। यहाँ मैं अभी सारी एंट्री डिलीट कर देता हूँ, एक एक एंट्री स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, जिससे कि क्लॉज 44 का हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्लॉज 44 में शुरू से लेकर एंड तक रजिस्टर्ड डीलर की परचेस दो पार्ट में होती है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। कॉम्पोजिशन में जिस कॉम्पोजिशन डीलर है उससे हमने जो माल परचेस किया है उसके उस कॉलम उसकी आएगी। और एग्जेम्प्टेड में सॉरी रजिस्टर्ड डीलर्स के अंदर, अनरजिस्टर्ड डीलर्स के अंदर जिन लोगों का जीएसटी नंबर है ही है और उनसे हमने अगर माल कोई खरीदा या कोई सर्विस ली है तो उनकी डिटेल्स आएगी। ये सारी डिटेल्स हमारी इन डिटेल्स में विथ इंटर एक स्टेप बाय स्टेप हम एंट्री के थ्रू इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो हम क्लॉज 44 के टीडीएल को लोड करते हैं और इसको बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एंट्री जो भी है मेरी, अभी मैंने इनको डिलीट कर दिया है। अब डिलीट करने के बाद नए स्टेप से हम इनको करके और सारी एंट्री को क्लियर करके समझाएंगे। ये एंट्री सारी डिलीट हो गई है। अब हम क्लॉज 44 को पूरा डिटेल्स में समझेंगे। क्लॉज 44 को लोड कर देते हैं। इस टीडीएल को लोड करने के बाद में हमें एड ऑन फीचर में कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, टीडीएल लोड हो चुका है। अब टीडीएल लोड करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे ये रिपोर्ट खुल गई है। पहले हम इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉलम है एक्सपेंडिचर हेड, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंसेज आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे अंडर ग्रुप वो किस ग्रुप में है वो ग्रुप का आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, परचेज और फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। थर्ड 1B कॉलम के अंदर ग्रुप आ जाएगा। कॉलम नंबर 2 के अंदर आएगा टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो भी हमारे एक्सपेंसेज हुए हैं वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यहाँ 3 4 5 6 कॉलम है। 3 नंबर कॉलम के अंदर रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऐसी गुड्स और सर्विस जिसमें जो कि जीएसटी के तहत एग्जेम्प्टेड है, तो वो हमारे यहाँ पे 3 नंबर कॉलम में आएगी। फिर चौथे नंबर कॉलम में है रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो कॉम्पोजिशन डीलर से हमने अगर माल खरीदा है वो चाहे टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड हो, वो दोनों ही 4 नंबर कॉलम में आएंगे। ये 3 नंबर कॉलम के अंदर जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सर्विस हम अगर रजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हैं वो आएगी। 5 नंबर कॉलम रिलेटेड टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज अदर देन कॉम्पोजिशन, ऐसी एंटिटीज, ऐसे कॉम्पोजिशन के अलावा जितने भी रजिस्टर्ड डीलर है और जिनसे हमने टैक्सेबल गुड्स खरीदा है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। फिर 6 नंबर कॉलम में टोटल पेमेंट्स टू रजिस्टर्ड एंटिटीज, इसका मतलब हुआ कि 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कॉलम की जो टोटल होती है वो इस कॉलम में आएगा, ना कि पेमेंट की एंट्रीज। यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 3 4 और 5 कॉलम में जो भी टोटल आएगी वो यहाँ पे 6 नंबर कॉलम में आएगी। 7 नंबर कॉलम में एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर जो भी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, अगर हमने उनसे कोई भी गुड्स और सर्विसेज ली है तो उनकी डिटेल्स सारी यहाँ आएगी। और उसके बाद में सबसे लास्ट रेड कलर का जो कॉलम है उसमें आ रहा है एक्सपेंडिचर अमाउंट एक्सक्लूड फ्रॉम क्लॉज 44 ऑफ 3CD, ऐसे एक्सपेंसेज की एंट्री जो कि 3CD के क्लॉज 44 के दायरे में नहीं आते हैं, वो सारा इसके अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसकी एंट्री बाय एंट्री इसको समझेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जैसे परचेस की एंट्री करते हैं 1 अप्रैल, यहाँ पे मैं परचेस की एंट्री में जाता हूँ, कुछ भी डाल दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये एक 10,000 रुपए की मैंने परचेस की है। यहाँ एंट्री के अंदर भी हमारा एक ऑप्शन है क्लॉज 44 में, एक्सक्लूड फ्रॉम क्लॉज
रेगुलर एग्जेम्प्टेड, रेगुलर टैक्सेबल और अनरजिस्टर्ड, इसे हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। मान लो ये एंट्री मेरी 18% है लोकल। अब एक और आइटम ले लेते हैं। और ये एंट्री में ले लेता हूं 28% में। ये भी आईजीएसटी परचेज है, इसलिए मैं इसे आईजीएसटी में ले रहा हूँ। ये भी आईजीएसटी परचेज, इसलिए मैं इसे आईजीएसटी में ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो कोई फ्राइट हमने ऐड किया है या मैंने डिस्काउंट डाला है। अब ये जो डिस्काउंट है, ये हमारा 10% डिस्काउंट डाला है, तो ये डिस्काउंट की अमाउंट मैंने यहाँ पे -10% कर दी है। अब यहाँ पे मैं सीजीएस आईजीएसटी लगाता हूं, तो ये आईजीएसटी का अमाउंट आ चुका है और ये मैंने एंट्री कर दी है। अब इस एंट्री को क्लॉज 44 में कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं ये पूरी डिटेल्स शो कर रहा है। देखो परचेज 28% और परचेज 18%, ये दो है। 20,000 रुपये 28% में है, 10,000 रुपये मेरे 18% में है। और यहाँ पे 20,000 रुपये का जो पार्ट आ रहा है वो मेरा अदर देन कॉम्पोजिशन के टैक्सेबल वाले पार्ट में आ रहा है, मतलब कॉलम 5 में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने डिस्काउंट बिफोर जीएसटी का जो लेजर यूज किया था, उस लेजर के अंदर भी 3,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल वाले पार्ट में आ रहा है, क्योंकि ये 3,000 टैक्सेबल वाले पार्ट में यूज किया गया है। अब यहाँ पे हमारे अगर अल्टर F1 करके डिटेल में देखते हैं तो पूरी एंट्री का ब्राइफिकेशन आ जाता है कि इस एंट्री के अंदर कौन सी एंट्री है जो B2B में है, कौन सी एंट्री B2C में है और किस कॉलम में जा रही है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इस एंट्री में वापस जाता हूं और मान लो मैं कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स भी शामिल कर लेता हूं, यहां मैं एक एग्जेम्प्टेड गुड्स भी ले लेता हूं। 20,000 30,000 रुपये का मैंने एग्जेम्प्टेड गुड्स ले लिया और इसको मैंने एग्जेम्प्टेड वाली कैटेगरी में रख लिया। अब जो एंट्री आएगी उसका रिफ्लेक्ट क्या आएगा, देखिए। अब मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जेम्प्टेड में ले ली है, तो देखो 6,000 रुपये का मेरा डिस्काउंट का खाता है, उसमें से 3,000 रुपये तो मेरे कॉम्पोजिशन सॉरी टैक्सेबल वाले पार्ट में गए हैं और 3,000 रुपये मेरे गुड्स एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में गए हैं। तो ये पूरा डिटेल्स इस तरह से आता है। अगर मैं यहाँ पे फिगर चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट रेशियो के हिसाब से वो जो एक्सपेंसेस का डिटेल है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका फिगर 500 रुपये कर देता हूं तो अब इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिए 10,000 रुपीज का मेरा एक्सपेंसेज है, जिसमें से 3,000 रुपीज जो है डिस्काउंट, 3,000 रुपीज जो है वो एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में गया है और 7,000 रुपीज कॉम्पोजिट टैक्सेबल वाले पार्ट में गया है। तो इस तरह से अगर क्लॉज 44 की एंट्री में अगर आप कोई एक्सपेंसेज ऐड करते हो या लेस करते हो तो वो किस पार्ट में जाना चाहिए वो भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके साथ में पूरी आइटम और जो लेजर है हमने यहाँ पे जिसका टैक्स स्लैब जो है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में जाएगा। ये सिनेरियो होता है क्लॉज 44 में। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी फिगर है वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू में यहाँ पे कॉलम 2 में दिखाई दे रहा है। फिर कॉलम 3 के अंदर हमारे एग्जेम्प्टेड का पार्ट आ रहा है। तो देखो 30,000 रुपये का एग्जेम्प्टेड का गुड्स था, उसके ऊपर 3,000 रुपये का डिस्काउंट था। इसी तरह से फिर 20,000 रुपये 28% का है और उसके बाद में 50,000 रुपये 18% का है। इस तरह से ये टैक्सेबल वाले पार्ट में आ गए। टोटल 3, 4 और 5 का कॉलम 6 में आ रहा है और ये टोटल हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कौन सा अमाउंट किस पार्ट में जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको एक एंट्री ऐसी करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड हो। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड मान लो मैं कोई एक एंट्री करता हूं। ये अनरजिस्टर्ड डीलर का मैं एक अकाउंट बना रहा हूं और इसको मैं अनरजिस्टर्ड कर लेता हूं।
इससे मैं कोई आइटम लेता हूं, और यहां पे मैं ले लेता हूं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, या अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल भी ले गए, कुछ भी ले लेता हूं मैं, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। अब कुछ भी सिनेरियो हो, लेकिन ये मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया है, तो उस कंडीशन में ये जो परचेस है वो मेरी अनरजिस्टर्ड वाले कॉलम में आएगी। इसको हम देखते हैं क्लॉज 44 में। तो देखिए 50,000 रुपए की परचेस जो है मेरी, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से लिए, तो ये अनरजिस्टर्ड डीलर वाली परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर वाले कॉलम के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि जो परचेस टैक्सेबल है वो टैक्सेबल में जाएगी, जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड में जाएगी, और उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर या प्लस या माइनस कोई भी एक्सपेंसेज हुआ है तो उसका भी ब्राइफिकेशन बकायदा टैक्स पर, टैक्सेबल का है तो टैक्सेबल पार्ट में अलग जाएगा, और एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में अलग जाएगा। अब कुछ एंट्री ऐसी होती है कि जो कि हमारे इस दायरे में आती नहीं, जैसे मैंने सैलरी पे की, अगर मैं किसी स्टाफ को सैलरी देता हूं तो वो मेरा इस जीएसटी के पार्ट में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे मान लो किसी को सैलरी पे करता हूँ, अब ये सैलरी एक्सपेंसेस जो है मैंने इसको जीएसटी में नॉट एप्लीकेबल कर दिया है, तो ये एक्सक्लूड फ्रॉम जीएसटी वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको 20,000 रुपए का सैलरी पे किया है किसी किसी स्टाफ को। अब यहाँ पे ये जो स्टाफ है इसको मैंने सैलरी पे किया है, तो ये सैलरी का जो पार्ट है वो मेरा एक्सपेंडिचर अमाउंट एक्सक्लूड फ्रॉम क्लॉज 44 ऑफ 3CD वाले पार्ट में आ चुका है। तो इस तरह से जो जिस हेड में जो एंट्री जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली वो उस हेड में एंट्री चली जाएगी, और आप इसमें जैसे चाहो वैसे एंट्री को कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप लेजर लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हो और आप एंट्री लेवल पे भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब जैसे हम एक पार्ट ले लेते हैं कि बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस हमारा टैक्सेबल होता है। मान लो बैंक चार्जेस की मैं एंट्री करता हूं, अब ये बैंक चार्जेस जो है इसमें मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल किया है, मान लो मैंने इसमें जीएसटी को एप्लीकेबल करके इसको टैक्सेबल कर दिया 5%। अब यहाँ पे मैंने 5% में टैक्सेबल को बैंक चार्जेस को एप्लीकेबल कर दिया है। अब बैंक चार्जेस, मान लो मैं जो बैंक चार्जेस का क्रेडिट नहीं लेना है, तो उस क्रेडिट के, अगर ये बैंक के चार्जेस मेरा टैक्सेबल है लेकिन फिर भी मैं उसे अगर अनरजिस्टर्ड में लेना चाहता हूँ या फिर मैं इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास लेजर के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि इस एंट्री को किसके अंदर रखना है। मान लो मैंने इसे रख दिया कि इसे एक्सक्लूड फ्रॉम क्लॉज रखना है, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली सेट किया है, जबकि ये जीएसटी एप्लीकेबल है उसके बावजूद भी मैं इसको एक्सक्लूड फ्रॉम क्लॉज रख रहा हूँ। तो उस समय में ये एंट्री कैसे होगी, मान लो मैंने ये परचेस टैक्सेबल में एंट्री की है लेकिन मुझे इसका क्रेडिट नहीं लेना है, ये 1,000 रुपए है, और मान लो मैं इसको, ये बैंक का अकाउंट है और इसमें जीएसटी नंबर डाला हुआ है, तो ये एक तरह से रजिस्टर्ड एंट्री हो गई, लेकिन मुझे इसमें जीएसटी के दायरे से बाहर रखना है, या मैं चाहता हूं कि इस एंट्री को क्लॉज 44 के चैप्टर से बाहर रखा जाए, तो मैं इसमें जब लेजर के अंदर इसको मेंशन कर चुका हूं कि ये एंट्री क्लॉज 44 में किसी भी कॉलम में नहीं आनी चाहिए, तो अब बैंक चार्जेस की जो एंट्री है वो देखिए क्लॉज 44 से बाहर आ रही है। अगर मैं ये एंट्री में क्लॉज 44 से बाहर के अंदर नहीं रखता हूं और इसको यहां से इसको नो कर देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये एंट्री अभी क्लॉज 44 वाले हेड में आ जाएगी। ये देखिए क्लॉज 44 में टैक्सेबल वाले हेड में आ चुकी है ये एंट्री, क्योंकि इसको हमने क्या कर रखा था, टैक्स रेट दे रखी थी और इसको हमने टैक्सेबल 5% में ले रखा था। भले ही हमने इसमें टैक्स नहीं लगाया लेकिन उसके बावजूद भी ये टैक्सेबल वाले पार्ट में आ रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने टैक्स रेट सेट कर रखा है। अब अगर मान लो बैंक चार्जेस की दो एंट्रियां हैं, ये बैंक चार्जेस की एक एंट्री और कर देता हूं मैं, अब इन दो एंट्रियों में से मैं चाहता हूं कि एक एंट्री को मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं, एक एंट्री का मैं लेना चाहता हूं कि इसे क्लॉज 44 में लिया जाए, और एक एंट्री को मैं चाहता हूं क्लॉज 44 में नहीं लिया जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूं।
अभी मैंने पहले बताया था कि हम लेजर के अंदर सेट कर सकते हैं कि इसको क्लॉज 44 के किस कॉलम में रखना है। यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करने पे ये चीज रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर मान लो हमें यहाँ पे शो नहीं करना है तो हम एंट्री में भी शो करवा सकते हैं। मान लो मुझे इस एंट्री को क्लॉज 44 से बाहर रखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको एक्सक्लूड फ्रॉम क्लॉज 44 कर लूंगा, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। अब हम इस एंट्री के अंदर जा रहे हैं तो बैंक चार्जेस में देखो 2,000 रुपए की एंट्री है। 1,000 रुपए की एंट्री तो टैक्सेबल वाले पार्ट में आ रही है, और 1,000 रुपए की एंट्री हमारे सबसे लास्ट वाले पार्ट में आ रही है, क्योंकि हमने उसको फोर्सफुली एक्सक्लूड कर दिया है। अब मान लो ये जो 1,000 रुपए की एंट्री है जो टैक्सेबल वाले पार्ट में आते हैं, हमने इसे कह दिया कि इसे हमें एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर एग्जेम्प्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रेगुलर एग्जेम्प्टेड में चला जाएगा। अभी देखिए ये एंट्री क्या कर रही है, रेगुलर एग्जेम्प्टेड में जो टैक्सेबल में थी 5 नंबर कॉलम से उठ के 3 नंबर कॉलम में आ गई है, क्योंकि हमने इसको फोर्सफुली अप्लाई कर दिया कि ये 3 नंबर कॉलम में जाए। तो इस तरह से आप इस यहाँ पे हर एंट्री को एंट्री लेवल पे भी मैनेज कर सकते हो और लेजर लेवल पे भी मैनेज कर सकते हो। और जो आपने जीएसटी के रूल के हिसाब से जैसे परचेज एंट्री, सेल एक्सपेंसेस की एंट्री की है, तो वो अपना भी उसका रूल, और अगर आपने मैनुअली किसी तरह का चेंजेस नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू रूल वो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर जिस कॉलम में जानी होगी वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, और आपका क्लॉज 44 एकदम परफेक्ट बनेगा। इसमें किसी तरह की कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। ये हर रूल के हिसाब से परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें केवल क्लॉज 44 के एक्सपेंसेस को ही रखना है, बाकी एक्सपेंसेस को हटा देना है, तो मैं शो क्लॉज 44 एक्सपेंसेस पे क्लिक करूंगा तो केवल क्लॉज 44 के ही एक्सपेंसेस दिखाई देंगे। जो रेड कलर की एंट्रीज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जैसे कि सैलरी एक्सपेंसेज। तो ये था हमारा क्लॉज 44 का कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है कि क्लॉज 44 होता क्या है, किस कॉलम में कौन सी अमाउंट जाती है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।